ये कहानियां मैं खुद नहीं बनाता। ये कुछ ऐसे वाकयात हैं जो लोग कांपते हाथों से लिखकर मुझे भेजते हैं। कुछ वाकयात ऐसे होते हैं जिन्हें नरेट करते हुए आवाज लरसने लगती है, और कुछ ऐसे जिन्हें याद करके कभी कभी नींद नहीं आती। तो ऐसे कुछ वाकयात हैं जो लोगों के साथ पेश आते हैं। अगर आप भी किसी ऐसे वाकये का शिकार हो चुके हैं और आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है और ईमेल एड्रेस है। आप चाहें तो लिखकर या वॉइस मैसेज के जरिए मुझसे शेयर कर सकते हैं। चलते हैं आज की वाकयात की तरफ। अगर आप में हिम्मत है, डर नहीं लग रहा, तो ये वाकया आप सुन सकते हैं। वरना अगर डर लग रहा है तो आयतल कुर्सी का इज़हार कर लें। वो कहा जाता है जब हम इन मखलूकात का जिक्र करते हैं तो ये बड़ा इंटरेस्ट लेती हैं और हमारे करीब आने लगती हैं, चाहे वो दिखाई दें ना दें। तो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। मेरा नाम शबनम है। मैं आपको असल नाम और शहर जाती वजूहात की बिना पर जाहिर नहीं कर सकती। मैं आपको अपने साथ पेश आए हुए बहुत सारे वाकयात सुनाऊंगी। मुझे बचपन की एक रात आज भी याद है। उस वक्त हम अपने पुराने घर में रहते थे। मैं तकरीबन 5 या 6 साल की थी। मुझे ख्वाब आया था कि मैं एक भूल भुलैया में होती हूँ जिस पर छत भी बनी हुई थी। मेरे पीछे एक जानवर लगा होता है जो बैल जैसा होता है। वो बहुत ही खौफनाक था। उसके जिस्म पर जख्म थे और उनसे खून टपक रहा था। मैं बहुत तेजी से इधर उधर भागती रहती हूँ। कभी वो मुझे ढूंढ लेता था और कभी नहीं, मगर मैं मुसलसल भागती रहती थी। जो मेरे बहुत करीब आ गया तो मेरी आंख खुल गई। यकीन करें वो ख्वाब आज भी कभी ना कभी मुझे आ जाता है। उस ख्वाब का बार बार आना मुझे आज तक समझ नहीं आता। खैर, बाद में हमने अपने घर के सामने ही नया घर तामीर करवाया। क्योंकि मैं छोटी थी इसलिए तामीराती मजदूर के जाने के बाद वहां खेलने चली जाती थी। मैंने वहां कई बार किसी को मेरा नाम लेते हुए सुना। मैं झूले पर झूला झूलती थी जो मेरे अब्बू ने नए घर में रस्सी वाला लगाया था। उस जगह मैंने किसी की मौजूदगी को महसूस किया। वो लोग डराते नहीं थे, बस अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते थे। वक्त गुजरता गया और हम बड़े हो गए। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि मैं घर में अकेली होती थी। ये मेरे 9वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात से पहले ही छुट्टियां थी। क्योंकि मेरे वालिदैन उस वक्त टीचर थे इसलिए वो स्कूल चले जाते और घर को ताला लगा देते। मैं एक ही कमरे में रहती थी। मुझे दूसरे कमरे में आवाजें आती थी जैसे कोई मुझे बुला रहा हो, मगर डर की वजह से मैं उस कमरे में कभी नहीं जाती थी। मैंने कई बार साइड विजन से देखा कि कमरे में एक कम कद औरत खड़ी होती है और कभी 2 छोटे बच्चे भी नजर आते थे। मैं मजबूर थी क्योंकि यही हमारा घर था और हम कहीं और जा भी नहीं सकते थे। हमारे घर के बिल्कुल करीब तकरीबन 500 मीटर के फासले पर हमारा आबाई कब्रिस्तान भी है। शायद ये सब होने की वजह यही हो। एक दिन मैं घर में अकेली थी। दोपहर का वक्त था। मेरी अम्मी और मेरी बहन नानी के घर गई हुई थी। उसी दौरान मैंने देखा कि खाकी लिबास में मेरे अब्बू दूसरे कमरे से निकलकर बाहर बरामदे की तरफ जा रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो जमीन पर चल नहीं रहे बल्कि हल्के हल्के फिजा में तैरते हुए आगे बढ़ रहे हो। मैंने फौरन आवाज दी, अब्बू आप आ गए? अब्बू अब्बू। मैं बाहर बरामदे में गई मगर वहां कोई भी नहीं था। फिर लॉन में जाकर देखा, वहां भी कोई नहीं था। गेट अंदर से बंद था। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। जब मेरे वालिदैन वापस आए और मैंने उन्हें ये सब बताया तो उन्होंने इस पर कोई खास रद्द अमल जाहिर नहीं किया। बस यही कहा कि तुम सिर्फ आयतुल कुर्सी पढ़ा करो। यार ये सब हो चुका और वक्त गुजरता रहा। फिर मैं यूनिवर्सिटी में आ गई। कुछ अरसे बाद मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। उनकी वफात के बाद ये वाकयात और भी बढ़ने लगे। एक रात मैं सो रही थी कि किसी ने मेरे पांव पर नाखून से खुरचना शुरू कर दिया। मैं अंदर से जाग चुकी थी
मगर खौफ की वजह से आंखें नहीं खोली। डर और घबराहट से मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो हाथ बहुत छोटे थे। मैं बेहद खौफजदा हो गई थी। अचानक वो खुरचना बंद हो गया और फिर मैं उसी सोच में डूबते डूबते सो गई। कुछ दिन गुजरे, फिर एक रात मैं सोई हुई थी। ये मेरी जिंदगी का सबसे अजीब वाकया। सर्दियों के दिन थे। मुझे महसूस हुआ मेरे कमरे के दरमियान वाला दरवाजा जो दो कमरों को आपस में मिलाता था खुल गया। फिर मुझे किसी के आहिस्ता आहिस्ता चलने की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई खस खस करता हुआ मेरी तरफ आ रहा। मैं आहिस्ता आहिस्ता जाग गई। मेरा मुंह दाएं तरफ था क्योंकि दाएं जानिब सो रही थी। मेरे सामने मेरी बहन भी सो रही थी। जो भी वो चीज थी वो मेरे बिस्तर के पास आकर रुक गई। फिर मुझे साफ महसूस हुआ कि कोई मेरे बिस्तर पर आकर बैठ गया। फिर उसने मेरे कानों के पास से मेरे बाल हटाए और मेरे चेहरे पर हाथ रखा। उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। मैं अंदर ही अंदर घबराकर बिल्कुल खामोश पड़ी रही। फिर उसने बाहरी आवाज में एक अजीब और अनजान जुबान में मेरे बाएं कान में कुछ कहा। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो किस जुबान में बात कर रहा है। खौफ से मैं पसीने में शराबूर हो चुकी थी। अचानक से वो बिस्तर से उठा और फिर वही खस खस की आवाज करता हुआ दूसरे कमरे में चला गया। मैंने आंखें खोलकर देखा, मेरी बहन बिल्कुल खैरियत से सो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह। दिन गुजर रहे थे और फिर गर्मियों का मौसम आ गया। हमारे शहर में गर्मी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए हम लोग गर्मियों में सहन में सोते हैं। एक रात मैं चारपाई पर मच्छरदानी लगाए सो रही थी। अचानक मुझे वही खस खस की आवाज सुनाई थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा, या अल्लाह, ये वही मखलूक है। मैंने गौर किया तो कदम मेरी तरफ बढ़ रहे थे। उसने मेरी मच्छरदानी खोल दी। मैं खौफ के मारे यही सोच रही थी कि कहीं ये कोई इंसान तो नहीं। मैं भी आंखें खोलने ही वाली थी कि अचानक किसी ने मेरे सीने पे शदीद दबाव डाल दिया। मुझे लगा जैसे मेरी मौत आ गई हो। मैंने कलमा शहादत पढ़ना शुरू कर दिया और साथ ही आयतुल कुर्सी भी पढ़ने लगी। मुझे लगा बस अब जान निकल जाएगी, मगर वो चीज मुसलसल शायद दबाव डालती रही, फिर अचानक गायब हो गई। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरी चारपाई उस चीज ने जोर से घुमाई हो और वो भागते हुए मेरे ऊपर से हट गई हो। मैं पूरी रात जागती रही, ये सोचती हुई कि आखिर ये सब क्या था और वो कौन सी मखलूक थी। हम ना कहीं जा सकते हैं और ना ही घर बदल सकते हैं, क्योंकि ये हमारी आबाई जगह है। उस वाक़े के बाद तकरीबन हर रात मुझे किसी औरत के दूर से रोने और चीखने की आवाज आने लगी। ऐसा महसूस होता था जैसे किसी को कोई मार रहा हो और वो दर्द से चीख चीख कर रो रही हो। मैंने ये बात अम्मी को बताई, मगर हैरत की बात यह थी कि अम्मी को कोई आवाज सुनाई नहीं देती थी। गर्मियों के दिन थे, उसी तरह गुजर गए। हफ्ते में 1 या 2 दिन मुझे वो आवाजें जरूर सुनाई देती थी, लेकिन मैं ये अच्छी तरह जानती थी कि ये सब कुछ हरगिज मामूली नहीं है। फिर सर्दियां आ गई। एक दिन मैं सो गई। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस रात मैंने लाइट बंद नहीं की थी। अचानक रात के वक्त मैंने अपने ऊपर से वजन महसूस किया। मैंने आंखें खोली तो यकीन करें, मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। मेरे ऊपर मेरी आंखों के सामने मेरी बहन की शक्ल में एक मखलूक मेरे सीने पर जोर देकर बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर गहरे कट लगे हुए थे जिनसे खून टपक रहा था। उससे ज्यादा खौफनाक मंजर मैंने आज तक नहीं देखा। या मैं वाज़ह कर दूं कि जिस वक्त ये वाक़या पेश आया उस वक्त मेरी बहन इस्लामाबाद तालीम के सिलसिले में गई हुई थी। मैंने उस मखलूक को देखकर कहा, मारने आई हो तो मार डालो मुझे,
اس نے ایک انتہائی خوفناک اور ڈرونی مسکراہٹ دی۔ میں نے فوراً اس کے ہاتھ پکڑ لیا اور زور سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ یقین کریں اس کا رنگ اڑ گیا، وہ چیخ مار کر اڑی اور فوراً غائب ہو گئی۔ میں آپ کو یہ سب حقیقت بتا رہی ہوں، یقین جانے اس میں ایک ایک لفظ سچا ہے۔ میں اب بھی اسی یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہوں، وہاں میں ریسرچ اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں نے وہاں پر کئی بار عجیب چیزوں کو محسوس کیا۔ ایک مرتبہ میں لیب میں اکیلی تھی، وقت تقریباً 4 بجے کا تھا۔ اس دوران مجھے یہ شدت سے محسوس ہوا کہ میں لیب میں اکیلی نہیں ہوں۔ وہاں میں نے کئی بار ایک سیاہ سایہ گزرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے چھپ کر اس کی ایک تصویر بھی لی۔ اب میں آپ کو وہ تصویر بھیج رہی ہوں تاکہ آپ خود دیکھ سکیں کہ وہ آخر کیا چیز تھی۔ تو دوستوں، انہوں نے مجھے ایک پکچر بھیجی ہے جو اس ٹائم آپ کی اسکرین پر میں شو کر رہا ہوں۔ پکچر دیکھیں جو ان کی طرف سے بھیجی گئی ہے۔ اس پکچر کے پکسلز اتنے اچھے تو نہیں ہیں، لیکن یہ بلیک ہوڈی ٹائپ کی کوئی مخلوق اس میں دکھائی دے رہی ہے۔ پکچر دیکھیں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں لازمی کیجیے گا۔ یہ وہ بات ہے جو میں بیان کر سکتی ہوں، ان کے علاوہ جو کچھ بھی مجھ پر گزرا ہے وہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری زندگی پر گزری یہ ساری حقیقت اپنے چینل پر ضرور شیئر کریں گے۔ میں نے آپ کا چینل حال ہی میں دیکھا تو دل میں خیال آیا کہ اپنی آپ بیتی آپ کو سنا دوں۔ میں آج اسی گھر میں رہتی ہوں۔ میں نے یہاں یہ بات واضح طور پر کہہ دی ہے کہ آپ بھی یہاں رہیں اور ہمیں بھی یہاں رہنے دیں۔ نہ میں اور نہ ہی میری فیملی آپ کو کوئی نقصان پہنچائے گی، آپ بھی ہمیں نقصان نہ پہنچائے۔ الحمدللہ اس کے بعد سے میرے گھر میں کچھ حد تک اطمینان ہے۔ تو یہ تھی میری سٹوری۔ تو بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ میرا نام ہارون ہے اور میں کراچی پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس وقت میں سعودی عرب میں المارائی کمپنی میں سینئر اکاؤنٹنٹ کے طور پر کام کر رہا ہوں۔ یہ بات 2015 کی ہے جب میرے بابا سعودی عرب سے پاکستان آئے تھے۔ اس وقت میں اپنی امی کے ساتھ نانا کے گھر رہتا تھا۔ بابا کے پاس آنے کے بعد ہم لوگوں نے اپنا گھر تلاش کرنا شروع کیا۔ ہمیں جوہر میں ہی نانا کے گھر سے تھوڑا آگے ایک گھر کا پتہ چلا جہاں مکان مالک خود رہتے تھے، مگر وہ چھوڑ کر کہیں اور جا رہے تھے۔ اس گھر کو چھوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ مکان مالک کے بیٹے کی وہاں موت ہو گئی تھی، جو کہ صرف 3 سال کا بچہ تھا۔ اس کی موت بھی بہت پراسرار اور غیر معمولی طریقے سے ہوئی تھی۔ بچہ ماشاءاللہ بالکل صحت مند تھا۔ وہ کھیلتے کھیلتے باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ اس کی امی باہر کچن میں تھیں، اس لیے ان کا دھیان نہیں گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ بچہ بالٹی میں گر گیا تھا۔ بالٹی میں پانی بھی اتنا نہیں تھا، یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اتنا صحت مند بچہ اس میں ڈوب جائے۔ اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ بالٹی اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں تھی۔ جب گھر والوں نے دیکھا تو صاف یہی لگ رہا تھا کہ کسی نے جان بوجھ کر بچے کو ڈبویا۔ خیر ہمیں یہ سب باتیں معلوم ہوئی اور یہ پتہ چلا کہ انہی وجوہات کی بنا پر مکان مالک گھر چھوڑ رہے ہیں۔ تو ہم نے وہ ڈبل سٹوری گھر لینے کا فیصلہ کر لیا۔ آس پاس کے علاقے کے مکینوں نے بھی ہمیں بہت منع کیا، آپ یہ گھر مت لیں، یہ گھر مناسب نہیں ہے، یہاں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے۔ لیکن میرے بابا کو نانا کے گھر زیادہ رکنا پسند نہیں تھا، اس لیے انہوں نے جلد بازی میں وہ گھر خرید لیا۔ ہماری فیملی صرف 3 افراد کی تھی، میں، میرے بابا، میری امی۔ گھر کافی بڑا تھا تو امی نے 2 خالہ لوگوں کو بھی اسی گھر میں شفٹ کروا لیا۔ ایک خالہ نیچے والے گھر میں رہتی تھی اور ایک ہمارے ساتھ اوپر والے گھر میں۔ خیر شفٹ ہونے کے بعد سب کچھ اچھا چل رہا تھا۔ تقریباً 1.5 مہینے تک ہمیں کوئی غیر معمولی سرگرمی محسوس نہیں ہوئی، لیکن پھر ایک دن بالکل برابر والے گھر سے ایک عورت آئی اور ہمارے گھر کے گیٹ پر دستک دی۔ اس نے کہا، دیکھو آپ لوگ یہاں نئے شفٹ ہوئے، آپ لوگوں کے ساتھ کوئی غلط بات کرنا مناسب نہیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، وہ اپنی چھت سے ہماری چھت پر پتھر پھینک رہے ہیں، میری ساس اوپر والے کمرے میں سو رہی ہے،
बीमार औरत है, अगर डिस्टर्ब हुई तो गुस्सा करेंगी। मेरी खाला ने कहा, देखें हमारे सारे बच्चे तो स्कूल गए हुए हैं, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। औरत गुस्से के साथ चली गई। एक दिन बाद वो दोबारा आई अपने शौहर के साथ और मेरे पापा से शिकायत की कि आपके बच्चे काफी बड़े पत्थर उठाकर हमारे घर पर फेंक रहे हैं। समझाई ने। बाबा ने घर आकर मुझे और मेरे कजन को खूब डांटा। तुम लोग छत पर खेलने जाते हो तो ऐसी हरकतें करते हो जिससे दूसरों को तकलीफ हो, और हमें किसी चीज का पता ही नहीं था। हम सब चुपचाप सुनकर अपने कामों में लग गए। अगले दिन मेरी अम्मी किचन में नाश्ता बना रही थी और उन्होंने देखा कि मैं उठकर नींद में भागता हुआ नीचे खाला लोगों के घर की तरफ गया। अम्मी भी पीछे ही गई। नीचे जाकर देखा तो कोई नहीं था। अम्मी हैरान होकर ऊपर आई और भी देखा कि मैं अपने कमरे में सो रहा हूं, अपनी ही जगह पर। नान भाई, ये तो छोटी मोटी सरगर्मियां रोजाना की बुनियाद पर चलती रहती थी। फिर शुरू हुआ असल काम। मेरी खाला जो नीचे रहती थी छत पर कपड़े डालने के लिए आए। उनकी नजर पड़ी कि छत पर जहां अलमारी लगी हुई थी उसके ग्रिप लॉक में कुछ पेपर नुमा फंस गया। उन्होंने वो निकाला और ऊपर लेकर मेरी अम्मी को दिखाया। अम्मी को समझ आ गई ये क्या है। अम्मी ने खाला से कहा, इसे घर से बाहर फेंक दो। खाला ने ऐसा ही किया, लेकिन उससे मामलात मजीद जोर पकड़ने लगे। किचन के बर्तन खुद ब खुद शेल्फ से गिर जाते, शीशे के बर्तन टूट जाते, दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते और बंद हो जाते। फिर मेरी एक फुप्पो जो इस्लामाबाद से कराची आंख के ऑपरेशन के लिए आई थी, उन्हें उस घर के बारे में कुछ पता नहीं था। वो सुबह फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठी तो उन्होंने देखा एक बच्चा हमारे रूम की अलमारी के साथ दोनों हाथ लगा कर खड़ा और गर्दन पीछे करके पुप्पो की तरफ मुंह करके हंस रहा है। पुप्पो ने अगले दिन मेरे बाबा से कहा कि किसी आलिम को बुलाकर दिखाएं, ये जगह ठीक नहीं है। बाबा ने उसी शाम को एक आलिम को बुलवाया जो बाबा के किसी दोस्त के जानने वाले थे। उन्होंने पढ़ाई और दम किया और पानी दिया और कहा कि मगरिब के बाद इस सारे घर में छिड़क देना। अतान भाई, आप यकीन करें, अम्मी और खाला ने वो पानी पूरे घर में छत पर हर जगह छिड़क दिया और जहां जहां पानी की बूंदें लगी थी अगले दिन वो सब पानी के निशान खून के निशान में बदल गए। हमने दोबारा उसी आलिम को बुलवाया तो उन्होंने कहा, ये जो भी चीज ये खून मांग रही है, आप लोग जितना जल्दी हो सके इस घर को छोड़ दें, उससे पहले कोई बड़ा नुकसान हो जाए। अदनान भाई, फिर मेरी अम्मी और खाला ने बलूचिस्तान से अपने एक ताया को यानी हमारे बड़े नाना को बुलवाया। वो पढ़ाई और बहुत दुआएं करने वाले इंसान थे। उन्होंने कहा कि परेशान मत, तो मैं इस चीज का कोई हल निकालता हूं। उन्होंने इस रात को छत पर रुककर पढ़ाई करने का फैसला किया और किसी को भी छत पर आने से मना किया। जैसे ही रात के 2 बजे छत से भारी कदमों की आवाजें आने लगी। आप यकीन जाने ये इस इंसान ने खुद अपने कानों से सुनी जो इस टाइम आपको ये स्टोरी सुना रहा है। इसमें कोई 2 राय नहीं। सब घर वाले काफी परेशान हो गए और एक जगह इकट्ठा हो गए। कभी किसी बूढ़ी औरत की आवाज आती, कभी बच्चों के रोने की आवाज है। नान भाई, ये सिलसिला पूरी रात चलता रहा। सुबह के 7 बज गए और बड़े नाना नीचे आए तो मेरे बाबा और दोनों खाला ने ऊपर जाने का फैसला किया। जैसे ही ऊपर जाकर देखा तो पूरी छत पर खून ही खून था और बड़े नाना की मौत हो चुकी थी। उनकी लाश ऐसे पड़ी हुई थी जैसे उन्हें 10 मंजिला इमारत से फेंका गया। पूरे घर में कोहराम मच गया। गांव में भी इस बात की इत्तला दी गई। रिश्तेदारों का आना जाना लग गया। पुलिस भी मामला समझ ना सकी क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मौत दिल बंद होने की वजह से दर्ज थी और लाश की 9 हड्डियां टूट चुकी थी। खैर, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। खैर, ये मुश्किल दिन भी गुजर गया और सब कुछ जैसे थम सा गया। काफी दिन तक कोई सरगर्मी नहीं हुई,
लेकिन हम सब लोग दूसरे घर की तलाश में लग गए। फिर एक दिन बाबा शोरूम से घर खाने के लिए आए। खाना खाकर लेट गए, अचानक छत से काफी बच्चों के खेलने और भागने की आवाजें आने लगी। बाबा समझ गए कि मेरे दूसरे कजन्स ऊपर खेल रहे हैं और शोर मचा रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं ऊपर गया तो ऊपर कोई नहीं था, और जब मैं ऊपर पहुंचा तो आवाजें भी बंद हो गई थी। फिर जब नीचे आया तो आवाजें दोबारा शुरू हो गई। तो बाबा ने कहा मैं खुद जाकर इन्हें मना करता हूं। जैसे ही बाबा ऊपर गए तो ऊपर कोई नहीं था। बाबा भी परेशान होकर नीचे आ गए। थोड़ी देर बाद फिर वही बच्चों का शोर शुरू हो गया, और उस शोर के बीच में कोई मेरा नाम भी ले रहा था। तो बाबा ने कहा कि अब ऊपर नहीं जाना। बाबा समझ गए ये क्या चक्कर है। अगले दिन रात का खाना खाने के बाद बाबा सिगरेट पीने के लिए छत पर चले गए। तो बाबा ने देखा कि बूढ़ी औरत कफन में लिपटी हुई छत पर खड़ी है। बाबा ने दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ना चाहिए, लेकिन बाबा को आयतुल कुर्सी का खास ही याद नहीं आ रहा था। फिर बाबा ने बताया वो चीज भागती हुई मेरी तरफ आई और बिल्कुल मेरे अंदर से गुजर गई। खैर उस वक्त बाबा नीचे आ गए और किसी से कोई बात किए बगैर सो गए। सुबह उठे तो बाबा को फालिज का हमला हो चुका था। उनकी बाएं साइड हरकत नहीं कर रही थी। उनका काफी इलाज कराया गया, तब जाकर उनका हाथ और पांव थोड़ा हरकत में आया। इसके बाद अदनान भाई हमारी हिम्मत ही नहीं हुई मजीद उस घर में रहने की। जैसे ही दूसरा घर मिला, वो इतना बड़ा तो नहीं था, लेकिन हमने शिफ्ट होना मुनासिब समझा। हमारे बाद वाली जो फैमिली उस घर में आई, उन्हें शिफ्ट हुए एक ही हफ्ता हुआ था कि उनके खानदान के सरबराह की मौत हो गई, वॉशरूम में हार्ट फेल होने की वजह से। और वही वॉशरूम जहां उस मकान मालिक के बच्चे की मौत हुई थी। उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको पसंद आएगी और इसे अपने चैनल पर लाजमी अपलोड कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया आपने स्टोरी शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मैं तकरीबन 2024 से आपको सुन रहा हूँ। मैं आपके साथ 2 स्टोरी शेयर करूंगा। अगर आपको पसंद आए तो इन्हें जरूर शामिल कीजिएगा। पहली कहानी मेरे वालिद की है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सीव्यू के बिल्कुल ऑपोजिट एक सोसाइटी है, वहां पर उनका घर था। वो घर उन्होंने नया लिया था, और आपको पता है कि पाकिस्तान में ये रिवायत है नए घर में सबकी दावत वगैरह होती है। तो उन्होंने भी सबको दावत की। उस घर के लॉन में मर्द हजरात के बैठने का इंतजाम था और अंदर लेडीज के बैठने का इंतजाम था। उन्होंने सबको इफ्तार पर बुलाया था। उन्होंने एक घर बना बनाया खरीदा था। अब अफ्तारी हुई तो बाहर मर्दों ने जमात बनाकर नमाज पढ़ ली और खवातीन ने अंदर नमाज पढ़ी। अब मेरी अम्मी के जो फूफा थे, उनका कद माशाल्लाह से अच्छा खासा था। वो 6 फीट 3 या 4 इंच। तो मगरिब की नमाज पढ़ते हुए जब वो सजदा कर रहे थे, तो उन्होंने बताया जब मैं सजदा कर रहा था तो मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे किसी के पांव की उंगली मेरे हाथ में आई, यानी कोई मेरे सामने खड़ा हुआ। तो जब उन्होंने सर सजदे से उठाया दूसरा सजदा करने के लिए, तो सामने कोई भी नहीं था। पहले तो उन्होंने ये सोचा कि मैं ये बात किसी को नहीं बताता, नया घर है तो लोग डर जाएंगे, मगर फिर उन्होंने ये बात घर वालों को बता दी और सिर्फ मेरी नानी को बताई और किसी से भी इस बात का जिक्र नहीं किया, और नानी ने भी इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया। तो अब जो मेरे छोटे मामू हैं वो उस टाइम काफी छोटे थे। उस टाइम पर वो प्राइमरी स्कूल में थे और एक दिन वो लॉन में मस्तियां कर रहे थे और उधर ही इन्होंने कहीं वॉशरूम कर दिया। जैसी उन्होंने हरकत की तो उन्हें किसी ने बहुत जोर से थप्पड़ मारा। वो थप्पड़ इतना जोर से मारा गया कि उनकी कमर के ऊपर थप्पड़ का निशान बन गया। वो रोते हुए अंदर आए और बोले कि मेरे साथ ऐसा हुआ। अब नानी हैरान हुई कि बाहर कोई है ही नहीं, तो ये किसने किया, और ना ही कोई बाहर से अंदर आया। वो हैरान तो हुई मगर उन्होंने इस बात को इग्नोर किया। उनके घर में कबूतर का एक पिंजरा था। घर में कोई कबूतर तो नहीं पालता था, लेकिन वो पिंजरा उनके घर में था। तो घर में पोछा वगैरह लगाते हुए जो गंदा पानी होता था वो बाहर लॉन में डाल देते थे।
तो एक दिन काम करने वाली मासी ने वो जो गंदा पानी था वो बाहर लॉन में फेंकने की बजाय उस पिंजरे के ऊपर गिरा दिया, क्योंकि उसके ऊपर काफी ज्यादा मिट्टी वगैरह लगी हुई थी और वो बहुत गंदा हो रहा था। उन्होंने सोचा ये पिंजरा भी साफ हो जाएगा और यहां से पानी गिरकर लॉन में भी चला जाएगा। तो फिर सर्वेंट ने अंदर आकर बताया कि किसी ने मुझे थप्पड़ मारा और मेरे कान में बोला है कि तुम ये बहुत ही गलत कर रही हो। उसी वाकये के बाद मेरी नानी को भी यकीन हुआ कि वाकई इस घर में कोई है। तो फिर उन्होंने मेरे सबसे बड़े मामू को मस्जिद में भेजा कि किसी शेख साहब को बुला कर लाओ कि यहाँ पर चेक करवाओ। तो शेख साहब आए तो उन्होंने बोला कि हाँ, इस घर में ऐसी चीजें हैं, मगर वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगी और उनका घर इस पिंजरे के ऊपर है। आप लोग इस जगह से दूर रहें और यहाँ पर गंदगी ना करें। और उन्होंने ये भी बताया कि एक दफा उस बच्चे ने वहां पर गंदगी की थी, जिस वजह से उस चीज ने उसको मारा है। अगर आप लोग इस जगह पर कुछ नहीं करेंगे और ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये चीज भी आप लोगों को परेशान नहीं करेगी। तो मेरी नानी का घर अभी भी वहीं पर है, मैं भी वहां जाता हूँ और मैंने पिछले 20-21 साल में ऐसा कुछ भी होता नहीं देखा। तो मैं अक्सर अपनी नानी से इस बारे में बात करता हूँ तो कहती है कि हो सकता है कि इस चीज की मौत वाकया हो गई हो, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है। और दूसरा वाकया मेरे अपने सामने का है। तो अब फरवरी सन 2020 में कोरोना आया था, स्कूल्स वगैरह बंद हो गए थे और एग्जाम्स भी डिले हो गए थे। तो हमारे भी वो लेवल्स के एग्जाम्स थे जो डिले हो गए थे। तो हमारी एक तरह से याशी हो गई थी कि अब पढ़ाई की कोई टेंशन नहीं और ना ही उस टाइम ऑनलाइन पढ़ाई का कोई सिस्टम आया था। हम लोग मजे करते थे, कभी किसी दोस्त के घर तो कभी किसी दोस्त के घर। मेरी गली का एक दोस्त था, उसका घर आखिरी था, जबकि मेरा पहला घर था। तो हम उसके घर जाते थे रोज रात को, एक हॉरर मूवी देखते थे। हम 3 लोग होते थे, मैं, मेरा दोस्त और उसका कजन। हम तीनों रोज ही कोई मूवी ढूंढ के रखते थे और उसे देखते थे। उसके घर के सामने एक लॉन था और घर के चारों तरफ एक छोटी सी पतली सी गली थी। हम लोग रोजाना उसके लॉन्च में लैपटॉप पर मूवी लगा कर देखते थे। तो एक रात ऐसे ही हम लोग मूवी देख रहे थे कि खिड़की पर खटखटाने की आवाज आई। हम लोग सच में डर गए, क्योंकि हम लोग हॉरर मूवी देख रहे थे। उस टाइम हम बच्चे थे। जब आवाज आई तो हमने कहा कि पता नहीं क्या हुआ है, और 2 मिनट के अंदर ही उसके अब्बू वहां पर आ गए। उनका नाम सज्जाद था और उन्होंने हमारा मजाक उड़ाया, क्योंकि वो खिड़की उन्होंने ही खटखटाई थी। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग डरपोक हो, खिड़की की आवाज सुनकर तुम लोग डर गए। तो हमारे मजाक उड़ाकर चले गए। हम लोगों ने भी 2 मिनट हंस खेल लिया और 2-3 दिन के बाद फिर उसी तरह से किसी ने खिड़की खटखटाई। हमने बोला कि यार आज सज्जाद अंकल फिर आ गए। तो हमने इस बात को इग्नोर किया। 15-20 मिनट के बाद भी किसी ने खटखटाया। तो मैंने अपने दोस्त से मजाक में कहा कि क्या रात को साजिद अंकल इतने ही फारिग होते हैं, बस खिड़की ही बजाए जा रहे हैं, या हमें किसी और तरीके से डराते तो समझ भी आता। खैर हम लोगों ने पूरी मूवी देखी। उसके बाद मैं अपने घर चला गया। अब सुबह फजर में उनकी दादी नमाज पढ़ती, तो जैसे ही वो नमाज पढ़ने के लिए आई तो दीवार पर जो शो पीस टाइप के मिरर होते हैं तो वो दीवार पर लगे हुए हैं, और एक मिरर की जो शेप है वो रेक्टेंगल है। उसके नीचे एक छोटी सी टेबल है जमीन से 2 फीट ऊंची, वो भी लंबाई में है। उसके ऊपर एस्ट्रे वगैरह और शो पीस वगैरह रखे हुए हैं। तो उन्होंने देखा कि वो शीशा टूटा हुआ है। उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सोचा कि रात को यहाँ पर बच्चे होते हैं तो उन्होंने क्रिकेट खेली है या कुछ किया है, जिसकी वजह से उन्होंने ये तोड़ दिया और अपने कमरों में जाकर सो गए। तो उन्होंने सबसे पहले उसके अब्बू को उठाया और उसके चाचू ऑफिस जाने के लिए नाश्ता वगैरह कर रहे थे। तो उन्होंने भी देखा और अब्बू ने भी देखा, तो उन्होंने अपने बेटे को उठा लिया
और उसे डांटना शुरू कर दिया, और उसके कजन को भी कि बेटा ये तुम लोगों ने क्या किया। तो उन्होंने कहा कि हमने कुछ भी नहीं किया, हम तो रात को सोने चले गए थे और आप रात को ऐसे ही हमें डराने के लिए आए थे, मगर हमने आपको इग्नोर किया। उसके बाद हम लोग सोने चले गए, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसके चाचू ने भी कहा कि बेटा तुम लोगों को बताना चाहिए था अगर तुम लोगों ने रात को यहाँ पर क्रिकेट खेला है तो, मगर वो मुसलसल इनकार कर रहे थे। फिर उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि नहीं अंकल, हम लोग तो सोने चले गए थे, जैसे हम लोगों की डेली रूटीन थी। मैं अपने घर चला गया था और ये अपने अपने कमरों में। तो उसी टाइम मेरे दोस्त ने फिर बोला कि आप रात को आए थे ना, आपने खिड़की बजाई थी और आपने मजाक भी किया था ना हमारे साथ। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैंने तो बस एक ही दफा किया था, मैं इतना फ्री थोड़ी था कि हर 15 मिनट बाद आकर खिड़की बजाऊंगा। तो उसके जो चाचू थे वो थोड़े से दीन वाले साइड पर थे, तो उन्हें ये मामला थोड़ा सा खटकता हुआ लगा। उसके चाचू ने नोटिस किया कि वो जो दीवार पर शीशा लगा हुआ वो टूटकर नीचे टेबल पर गिरता, मगर कमरे के बीच में गिरा हुआ, और अगर वो टूटता तो इसकी किरचियां टेबल पर भी गिरती। तो उन्होंने कहा कि इसे किसी ने वहां से उतारा है और जमीन पर लाकर तोड़ा है। तो उन्होंने ये बात घर में बताई कि बच्चे इतने बेवकूफ नहीं है कि वो इसे वहां से उखाड़े और इसको इस तरह से जमीन पर फेंके, और अगर इन्होंने क्रिकेट खेली है और बॉल दीवार पर लगी है तो वो वहीं पर टूटता, ये कोई और मामला है। तो उन्होंने एक बुजुर्ग को बुलाया, क्योंकि वो दीन की तरफ माइल थे, तो उन्हें पता था कि कौन असली है और कौन नकली। तो उन्होंने एक साहब को बुलाया, उसने आकर बताया कि अल्लाह ताला ने ऐसी मखलूकात बनाई हुई है, तो रात को उनका टाइम होता तो वो यहां से गुजर रही होंगी। उस टाइम पर बच्चे ऐसी चीजें देख रहे थे। तो ये चीजें ऐसी होती हैं कि अगर आप इनका जिक्र करें या फिर अगर आप इनके बारे में कुछ देख रहे हो या इनमें ज्यादा इंटरेस्ट लें तो ये आपके पास आ जाती हैं। तो शायद इस चीज ने भी देखा कि ये लोग कोई हॉरर चीज देख रहे हैं, तो वो भी इनके करीब आ गई। अच्छा, यहाँ मैं एक और बात बताना चाहूंगा। उन बुजुर्ग ने एक और बड़ी टेक्निकल बात बताई। उन्होंने कहा कि जब हम लोग मूवीज देख रहे होते हैं, ड्रॉनी मूवीज, ऐसे हॉरर स्टोरीज, इस कंटेंट में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, तो चूंकि हम डर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी भी डाउन हो रही होती है, और ये चीजें हम पर हावी होने का सोचती। अच्छी नहीं लेकिन पूरी मखलूकात। बहरहाल ये लोग कोई हॉरर चीज देख रहे थे तो वो भी इनके करीब आ गई। तो उसने देखी और इसको ये जगह पसंद आ गई। उसने शीशा इसलिए तोड़ा क्योंकि यहाँ पर अल्लाह के नामों की तख्ती लगी हुई थी। वो चीज से नागवार गुजरी, क्योंकि जो शैतानी जिन्नात होते हैं उनके लिए ये सब नागवार था। तो आप सही बोल रहे हैं कि इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है। तो फिर उन्होंने कमरों के चारों तरफ कुछ पढ़कर फूंका, पानी पर भी दम किया और कहा कि अब मैंने इस चीज को यहां से भगा दिया, और हमें कहा कि आप लोग भी एहतियात करो ऐसी चीजों को देखने में, और अगर देखो भी तो अपने चारों तरफ दम कर लो ताकि ऐसी चीजें आपके करीब ना आए। और एक बात उन्होंने बताई कि अगर इस दिन उनकी दादी उस कमरे में नमाज पढ़ लेती तो वो इतनी गंदी चीज थी कि वो इन्हें कोई नुकसान पहुंचा सकती थी। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उन्होंने वो शीशा टूटा हुआ देखा और वहां से चली गई फौरन घर में बताने के लिए। तो ये एक मेरे सामने का वाकया था, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मैं काफी अरसे से आपकी कहानियां सुन रहा हूँ, पिछले 6 से 8 माह से। मैं यूके में रहता हूँ मगर मेरा ताल्लुक पाकिस्तान जिलम से। मैं पाकिस्तान बहुत कम गया हूँ। आज 3-4 साल पहले मैं पाकिस्तान गया था जब मैं 16-17 साल का था। वहां पर हमारी नानू का घर है। तो वहां पर एक हवेली थी जो काफी बड़ी और खूबसूरत थी। किसी ने बहुत पैसा लगाकर उसे बनाया था। तो वहां कब्रिस्तान पर बुलडोजर चलाकर जमीन को प्लेन करके वो घर बनाया गया था। वो घर काफी आलीशान था
उसके अंदर पूल भी था, मगर वहां पर कोई रहता नहीं था। जो लोग वहां पर रहते थे वो बाहर चले गए। वहां पर हिफाजत के लिए उन्होंने एक बंदा रखा था, वो भी फौत हो गया। उस टाइम दरमियाना मौसम था, बसंत भी थी, हमें भी गुड्डे उड़ाने का शौक था, तो हम लोग छत पर चढ़ गए। हमारे घर का जो छत था वो छोटा था, मगर उसकी हवेली का छत काफी बड़ा था। हमारे गांव में नानो सबसे बड़ी है, तो अक्सर गांव के लोग अपने घर की चाबियां और इसकी तरह की चीजें उनके पास रखकर जाते हैं। और अब उस हवेली की चाबियां पिछले 1 साल से एक ही जगह पर लटकी हुई थी। तो हमारे अंदर एक चुल मची कि आपको पता है कि यंगस्टर्स होते हैं और कजन वगैरह साथ हों तो फिर जाने का दिल भी करता है। तो हम लोग वहां पर चले गए, चाबियां लिए, अपना सामान लिया, पानी की बोतल वगैरह, वहां चले गए कि रात को वहां पर बारबेक्यू करेंगे। हम लोग सुबह के टाइम वहां गए। हमारी नानो ने हमें मना किया था कि वहां पर नहीं जाना। उन्होंने हमें बताया हुआ था कि वहां पर इस तरह की मखलूक है, मगर हमें ये बातें मजाक लगती थी। खैर हम लोग वहां पर चले गए। दिन तो हमारा वहां पर अच्छा गुजरा। हम 5 लोग थे, हम लोग वहां पर बैठे हुए थे। मगरिब का टाइम होने वाला था और सब गुड्डे वगैरह नीचे उतार रहे थे। तो वहां हमारा पानी खत्म हो जाता है और अब हमें पानी लेने के लिए नानो के घर जाना था और वहां से पानी लेकर आना था। मैं उस टाइम पर फ्री बैठा था, तो मैंने कहा कि चलो मैं जाकर ले आता हूँ। जैसे ही मैं फर्स्ट फ्लोर से नीचे उतरा ग्राउंड फ्लोर पर जाने के लिए, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे एक बच्चा मेरे सामने से गुजर कर गया, जैसे कि 3-4 साल का बच्चा भागता हुआ जाता है, बिल्कुल वैसे। उसने ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई थी। तो मैंने सोचा ये मेरा वहम है। वहां पर हम 5 बंदे थे। मैंने कहा कि हमारे अलावा किसने आना है। यार मैं घर गया, पानी वगैरह लेकर आया और जब मैं ऊपर जा रहा था तो मेरे साथ फिर ये वाला सीन होता। मगर अब ये चीज मुझे अपने बैक साइड पर फील होती है, जैसे कोई भागता हुआ मेरे पीछे से गुजरा। मैं ऊपर गया। मैंने ये बात किसी के साथ भी शेयर नहीं की। मैंने सोचा कि ऐसे ही माहौल खराब होगा, कोई फायदा नहीं। तो फिर हमारा प्लान बनता वहां पर बारबेक्यू करने का। आपको पता है कि जब बंदा बाहर से आया होता है तो मिलना मिलाना चलता रहता। तो हमारी फैमिली वाले और नानो वगैरह सब पिंडी गए हुए थे। उस टाइम हम लोग घर में सब अकेले थे, क्योंकि वो घर काफी अरसे से बंद था। हम लोगों ने वहां पर थोड़ी साफ सफाई की, पानी मैं भर कर ले आया था, इसकी लाइट्स ऑन की, सब कुछ सेट किया और अब हम वहां पर बारबेक्यू कर रहे थे। पीछे गाने चल रहे थे, काफी शुगल मेला लगा हुआ था। मैं चुपचाप बैठा हुआ था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे अंदर से बर्तन गिर रहे हैं। वहां पर बर्तन वगैरह तो थे ही नहीं। तो मैंने कहा जाकर देख कर आता हूं कि क्या हो रहा है। हम लोग ग्राउंड फ्लोर पर थे और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई ऊपर चल रहा है। उस टाइम हम में से एक बंदा कम था, क्योंकि वो वॉशरूम यूज करने के लिए गया हुआ था। मैंने कहा कि ये ऊपर गया हुआ है, मैं जाकर देखता हूं कि ये क्या कर रहा है। तो मैं अकेला ही ऊपर चला गया। वहां पर एक दरवाजा था जो बंद था। वो दरवाजा खुद ब खुद हल्का सा खुलता है। तो मुझे लगता है कि ये हवा से हुआ है, क्योंकि ऊपर वाला दरवाजा भी खुला था और जब मैं नीचे उतरा तो वो दरवाजा फिर से खुलता है। आपको ये बात बताते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे। जब वो दरवाजा खुलता है तो मेरी नजर अंदर पड़ती है। वहां पर एक बेड पड़ा हुआ था, उस पर एक औरत बैठी हुई थी। तो मैं वहां से भागता हूं कि यहाँ पर औरत कहां से आ गई, यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। तो मैं नीचे उतरता हूं और आकर सबको बताता हूं कि मेरे साथ ये हुआ है, मगर वो यकीन नहीं करते। खैर मैं भी उनमें घुल मिल गया। आयतल कुर्सी पढ़ी। मैंने कहा कि अब अंदर ही नहीं जाना। उसके बाद हम लोग पूल के अंदर जाते हैं तो ग्राउंड फ्लोर की लाइट्स ऑन होने लगती हैं। तो मेरा जो कजन है वो कहता है कि ये घर काफी टाइम से बंद है,
तो हो सकता है फ्यूज का कोई मसला हो, लेकिन मुझे अंदाजा था कि ये क्या चीज हो रही है। मैंने उनको फिर से वार्न किया, मगर ये लोग फिर नहीं माने, क्योंकि जवान है और उन्होंने एंजॉय करना, तो वो लोग लगे रहे। और इसके बाद वो चीज शदीद होना शुरू हो गई। हमारी अंगीठी जल रही थी तो अंगीठी नीचे गिर गई। जब वो अंगीठी गिरी तो तब उन्हें एहसास हुआ कुछ है। उस टाइम ये लोग कहते हैं कि उठो यहां से, सब कुछ समेटो और निकलो यहां से। जब हम लोग वहां से निकल रहे थे तो मेरे कान में आवाज आई, पीछे मत मुड़ना। आपको पता है कि एक तजस्सुस होता है। तो मैं पीछे मुड़ा। एक औरत थी जिसका चेहरा ढका हुआ था, बस कुछ ही नजर आ रहा था, जिससे मुझे अंदाजा हुआ कि उसका चेहरा काला स्याह, आंखें बिल्कुल सफेद थी। उसके मुंह पर हल्के हल्के बाल थे। वो कम से कम भी 15 फीट की होगी। उसने बोला था कि पीछे मत मुड़ना और वापस भी ना आना। हम लोग वहां से चले गए और फिर ये बात मैंने अपने नानों से शेयर की। वहां पर कोई बाबा थे, वो मुझे उनके पास लेकर गए। उनसे मुझे दम वगैरह करवाया। बाद में काफी बीमार हो गया था। मुझे काफी तेज बुखार हो जाता है। मुझे इतना तेज बुखार था कि डॉक्टर मुझे बर्फ के ऊपर लिटा रहे थे। मैंने सिर्फ शॉर्ट्स पहने हुए थे। मुझे ठंडे पानी से नहलाया जा रहा था, मगर जेहलम में उसका कोई भी इलाज ना हो सका। अब जब हम पिंडी की जाने बढ़ते हैं तो सवावा आता है गुजरावाला से पहले, तो वहां मेरा बुखार बिल्कुल खत्म हो जाता है। ऐसे लगता है कि मुझे कभी बुखार हुआ ही नहीं। फिर मुझसे मेरे बड़े पूछते हैं कि ये क्या है, तो मैं उन्हें सारी बात बताता हूँ, अम्मी अब्बू को। पहले मैंने ये बात सिर्फ नानों को बताई थी, तो उन्होंने कहा कि चुप हो जाओ, किसी को बताना मत। जब अम्मी अब्बू को ये बात बताई तो उसी लम्हे मुझे लेकर पिंडी चले गए। मुझे वापस आए हुए 3 साल हो गए। अभी भी जब मैं घर में अकेला होता हूँ तो मुझे महसूस होता है बर्तन हिलते हैं, ऊपर से चलने की आवाज आती है, टीवी खुद ब खुद ऑन हो जाता है। अगर आपको ये वाकया पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की स्टोरीज। इनमें कौन सी आपको बेस्ट लगी, कमेंट में अपनी राय का इजहार मुझे लाजमी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए तो चैनल भी सुनिएगा। आपका हाफिज।